शीत युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे प्रश्न अभी देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न वो हैं जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। यूजीसी की नेट की परीक्षा में आ रखे हैं। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी में भी इनमें से कई प्रश्न आए हुए हैं। तो ये प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शीत युद्ध के बारे में गलत है? इनमें से कौन सा कथन शीत युद्ध के बारे में गलत कौन सा है? तो अ है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। तो ये तो सही हो गया। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर लड़ा गया युद्ध था। विचारधाराओं की बात की है तो ये बिल्कुल सही हो गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। सही बात है, ये एक प्रतिस्पर्धा थी। चौथा लिखा गया है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। सीधे युद्ध में वे सीधे युद्ध में कभी भी शामिल नहीं थे एक दूसरे के विरुद्ध। शीत युद्ध में तो नहीं थे, सीधे युद्ध में शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध में वर्ल्ड वार जो सेकेंड था उसमें ये शामिल थे, लेकिन उसमें भी वे मित्र राष्ट्र के रूप में लड़ रहे थे। तो शीत युद्ध के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा द। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियाँ उभर कर विश्व पटल पर आई? तो इसमें एक सोवियत संघ और दूसरा ब्रिटेन दिया गया। ब्रिटेन तो पहले से ही महाशक्ति था। इसमें अमेरिका और भारत ये भी नहीं, सोवियत संघ और चीन ये भी नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर सामने था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका शक्तिशाली देश तो था, लेकिन दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अमेरिका के पास कितनी शक्ति है। जैसे ही अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में 2 परमाणु हमले कर दिए, परमाणु हमले किए, तब दुनिया को पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक शक्तिशाली देश है। तीसरा प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग करने वाले हमें नाम याद रखना है, बर्नार्ड बरूच नामक वैज्ञानिक हैं, विद्वान है ये, बर्नार्ड बरूच। शीत युद्ध शब्द ध्वनित होता है। शीत युद्ध में क्या अर्थ निकलता है? वैचारिक घृणा निकलता है, सही है। सैनिक प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। राजनीतिक अविश्वास, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो गया हमारे लिए उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार करने वाला विद्वान या लेखक कौन है? इनमें से ये फ्लेमिंग नामक विद्वान है। सही उत्तर है इनका फ्लेमिंग विद्वान। चर्चिल कौन थे? चर्चिल थे यूके के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। स्टालिन कौन थे? स्टालिन थे यूएसएसआर सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। 1924 से लेकर 1953 तक ये राष्ट्रपति रहे। 1924 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई, उससे लेकर 1953 तक ये अपनी मृत्यु तक यूएसएसआर सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने रहे। स्टालिन के बाद में जो राष्ट्रपति बने थे वे थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव नामक आदमी यूएसएसआर के इसके बाद में जो राष्ट्रपति बने हुए हैं। और डलेस जो हैं ये डलेस नामक आदमी अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हुए थे यूएसए के। वहाँ पर मंत्रियों को सचिव कहते हैं, तो ये थे विदेश सचिव। अमेरिका के सचिव थे, कैसे? विदेश सचिव। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्यु के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है। निलंबित मृत्युदंड का जो वातावरण होता है उसके समान तनावपूर्ण की बात किसने की? तो इन बात की भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में ये बात कही थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? शीत युद्ध का कारण था वैचारिक मतभेद था, सही बात है। जर्मनी का विभाजन भी था।
बर्लिन की नाकेबंदी, ये इम्पोर्टेंट है। जर्मनी का विभाजन, नाकेबंदी के द्वारा ही जर्मनी का विभाजन माना जाता है। उससे पहले जर्मनी 2 भागों में विभाजित कर दी गई, लेकिन उसको जर्मनी का विभाजन नहीं कहते थे। लेकिन जब बर्लिन की नाकेबंदी हो गई तो ऑफिशियली रूप से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अस्तित्व में आए, उसी को जर्मनी का विभाजन कहते हैं। जर्मनी का विभाजन 1961 के बाद ही माना जाता है। उससे पहले जर्मनी का विभाजन तो था, लेकिन ऑफिशियली ये नाम नहीं रखे गए थे, इसलिए जर्मनी का विभाजन भी इसमें सही कारण हो गया है। और तो इसमें हो गया उपरोक्त सभी। सोवियत संघ को सीमित रखने की नीति के प्रणेता इनमें से कौन थे? इसमें हम ऑप्शन देकर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि ट्रूमैन सिद्धांत हमने पढ़ा था। ट्रूमैन सिद्धांत किसके लिए था? सोवियत संघ को सीमित करने के लिए था। ट्रूमैन सिद्धांत कब आया? 1947 में। 1947 की फरवरी में ये सिद्धांत आया था, ट्रूमैन सिद्धांत। तो इनका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ट्रूमैन सिद्धांत। हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत किन देशों को सहायता दी गई? ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में शुरू हुआ था। किन को सहायता दी गई? भारत पाकिस्तान इसमें नहीं होगा, जर्मनी इटली नहीं होगा, रूस चीन भी नहीं होगा, यूनान टर्की और इसके साथ मिस्र को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मिस्र, यूनान और टर्की को इसमें सहायता दी गई ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा, ताकि इन देशों को सोवियत संघ के खेमे में जाने से रोका जा सके। 1962 में सोवियत संघ ने किस देश में अपने प्रक्षेपास्त्र स्थापित करने का प्रयास किया? 1962 में हमने पढ़ा था, 1962 में क्यूबा संकट हुआ था। और यहाँ पर लिखा सोवियत संघ ने किस में? सोवियत संघ ने ही नहीं, यहाँ पर यूएसए, अमेरिका ने भी उस समय वहाँ पर अपने प्रक्षेपास्त्र स्थापित किए थे। इसका सही उत्तर है क्यूबा। 1962 क्यूबा में सोवियत संघ और यूएसए दोनों ने ही अपने अपने प्रक्षेपास्त्र स्थापित किए थे वहाँ पर, इसलिए 1962 का जो दौर है उसे क्यूबा संकट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्यूबा। स्टार वार्स जो है, स्टार वार्स कार्यक्रम किसने शुरू किए थे? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रोनाल्ड रीगन। कौन? रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1979 से 1983 तक राष्ट्रपति रहे। स्टार वार्स कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुए? तो स्टार वार्स हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि स्टार वार्स जो कार्यक्रम है उसको शुरू करने वाले थे रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो 1981 में राष्ट्रपति बने और 1989 तक राष्ट्रपति रहे। 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 4 वर्ष का 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। इन्होंने ही स्टार वार्स की शुरुआत की थी। किस वर्ष से शुरुआत की? तो 1983 से इसकी शुरुआत की। 1983 से। मास्को परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसको आंशिक प्रतिबंध संधि या फिर सीमित परमाणु परीक्षण संधि भी कहते हैं। ये मास्को में संपन्न हुई, इसलिए इसको मास्को परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं। 1963 में इस पर साइन हुए। चर्चिल का फुलटन भाषण किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चर्चिल का फुलटन भाषण कब हुआ? 5 मार्च 1946 को। 5 मार्च 1946 को चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन में भाषण दिया था, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं। तो ये शीत युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है। इनमें से शीत युद्ध की चरम परिणति किसे माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, इसकी शुरुआत फुलटन भाषण से मानते हैं। शुरुआत तो हुई
फुलटन भाषण से। फिर टर्की पर भी दबाव डाला गया 1947 में। ये 1946 में हो गया, ये 47 की बात है। 1949 1 अक्टूबर 1949 में चीन में भी साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई 1 अक्टूबर 1949 में। इसके बाद कोरिया में जो संघर्ष हुआ 1950 से 53 के बीच में, ये चरम परिणति कोरिया संघर्ष को माना जाता है। ये सभी शीत युद्ध से समझ आए, लेकिन शुरुआत हुई फुलटन भाषण से। इसके बाद टर्की पर सोवियत संघ का दबाव था। इसके बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई 1 अक्टूबर 1949 में। और चरम परिणति की यदि बात करें हम तो वो है कोरिया संघर्ष। शीत युद्ध का प्रमुख साधन कैसा था? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बिल्कुल भी नहीं। प्रचार हाँ। पंचशील के सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये पंचशील का ही एक सिद्धांत है। पंचशील में 5 सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। ये किन के बीच हुआ था? चीन व भारत के बीच में। कब हुआ? 1954 में हुआ। और शांति और सुरक्षा, ये यूएनओ के कार्य हैं। यूएनओ के कार्यक्रम में आता है शांति और सुरक्षा। शीत युद्ध के प्रमुख हो गया प्रचार। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न किसका एक कारण माना जाता है? द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न है वो शीत युद्ध का सीधा सीधा कारण है। दितांत की घटना 1962 में हो गई थी। शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ। लेकिन जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है, ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ही यदि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की घटना है, तो ये शीत युद्ध का एक कारण बन गया। शीत युद्ध का परिणाम क्या निकला? संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावी होना, शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावित तो नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का निष्क्रिय होना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 70वें प्रश्न का इसमें उत्तर हो जाएगा हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावी होना तो नहीं है, निष्क्रिय नहीं कह सकते हम। संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ा कार्य कम करने लगे, लेकिन उसको बिल्कुल निष्क्रिय नहीं कह सकते, इसलिए ये भी गलत होगा। तो सही उत्तर हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना। किस देश द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई? तो बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ द्वारा की गई। मार्शल योजना हमने पढ़ा था, पहले ट्रूमैन सिद्धांत आया, उसके बाद में मार्शल योजना आई। मार्शल योजना कब आई? तो मार्च 1947 में। मार्च 1947 में मार्शल योजना आई। मार्च 1947 में मार्शल योजना। इसका काम क्या था? पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता देना। ये काम किसका था? यूएसएसआर का। मार्शल योजना किसकी थी? यूएसए की। तो पश्चिमी यूरोप को सहायता देना इसका सही उत्तर हो गया। पश्चिमी यूरोप को सहायता देना। विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता भी नहीं था इसमें। लैटिन अमेरिकी देशों को सैनिक सहायता, यह भी इसका कारण नहीं है। नाटो संधि के निर्माण कब किया गया? नाटो संधि का निर्माण 1949 में किया गया। इसकी तारीख सीधी याद रखनी है। और वार्सा पैक्ट 1955, ये याद रखना। नाटो 1949, वार्सा 1955। बीच में एक सेंटो हुआ था, सेंटो 1955। सिएटो की संधि भी हुई थी, सिएटो 1955 में। तो ये याद रखना है। ये 3 1955 में हुए और एक नाटो जो संधि है वो 1949 में हुई। शीत युद्ध का परिणाम क्या निकला? एक द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। शीत युद्ध का यह परिणाम नहीं था, बाद में शीत युद्ध के बाद हुआ द्विध्रुवीय व्यवस्था। ये बिल्कुल से शीत युद्ध में द्विध्रुवीय व्यवस्था बन गई थी, बहुध्रुवीय व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका उत्तर हो गया द्वितीय या द्विध्रुवीय व्यवस्था। शीत युद्ध का परिणाम द्विध्रुवीय व्यवस्था। किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? तो शीत युद्ध के कारण
संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद थी उसको लकवा लग गया। यूएनओ को भी इसे कहते यूएनओ पंगु हो गया था। पंगु या लकवा होना एक ही है। सुरक्षा परिषद कहो या पूरा यूएनओ कहो, इस समय लकवाग्रस्त हो गया था। दूसरे शीत युद्ध के क्या कारण थे? दूसरा शीत युद्ध कब हुआ था? दूसरा शीत युद्ध 1979 में शुरू हुआ था। हमने पढ़ा था अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, वहाँ पर अपनी पसंद की सरकार स्थापित कर दी। जो पहले सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया और नई सरकार की स्थापना की 1979 में सोवियत संघ ने की थी। इसलिए इसके कारण क्या होंगे? सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना, तो ये सही कारण हो गया। सोवियत संघ की उस समय शक्ति में वृद्धि हुई थी। राष्ट्रपति बनना रीगन का। रोनाल्ड रीगन, अभी इसी वीडियो में हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1981 में राष्ट्रपति बने थे और 8 साल तक रहे। 1989 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। तो ये कारण नहीं है, क्योंकि दूसरा शीत युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया था 1979 में। रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनना ये नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़, ये भी नहीं है। ये 1983 से स्टार वार्स कार्यक्रम, अभी पहले हमने पढ़ा है स्टार वार्स कार्यक्रम कब हुए, तो 1983 से शुरू हुए, तो ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो गया हमारा सोवियत संघ का या सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना। लास्ट प्रश्न है आज का, दूसरे शीत युद्ध के क्या परिणाम रहे? द्वितांत को क्षति हुई? हाँ हुई। तनाव केंद्रों का स्थानांतरण हो गया? बिल्कुल हुआ। द्वितांत कब शुरू हुआ था? 1962 में शुरू हुआ और 1979 तक का काल द्वितांत कहलाता है। द्वितांत एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। यह द्वितांत की घटना को क्षति पहुंची, बिल्कुल सही बात है। तनाव के केंद्र स्थानांतरण, पहले तनाव के केंद्र यूरोप था, लेकिन अब तनाव का केंद्र एशिया में हो गया। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ, इसलिए तनाव का केंद्र यूरोप से स्थानांतरित होकर किस तरफ आ गया? एशिया में आ गया। तो तनाव, ये बिल्कुल सही कारण है। निशस्त्रीकरण को श्रेय दूसरे शीत युद्ध के कारण 1981 से 1991 तक कई प्रकार की संधियाँ की और उससे निशस्त्रीकरण को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली। निशस्त्रीकरण में खुलकर भाग लिया दोनों ही महाशक्तियों ने, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने हैं। जिस किसी विषय पर आपको वीडियो देखने हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि उस पर वीडियो बनाओ, तो हम आपके मांग के अनुसार उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे।